नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारा बीएड, एमकॉम, बीकॉम, सीयूएट में जो कॉमर्स के थ्रू बच्चे जाना चाह रहे हैं, लाइक जो बच्चे बीकॉम करके बीएड करने जाना चाह रहे हैं या एमकॉम, या जो बच्चे 12th पास करके बीकॉम के लिए जा रहे हैं, या जो बच्चे सीयूएट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एडमिशन के लिए जा रहे हैं कॉमर्स के फील्ड में, तो उन सब के लिए देखिए हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है पूरी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी बता रखा है कि जिसमें हम लोग थ्योरी पे पहले चर्चा करेंगे और थ्योरी के बाद से जो हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे उन थ्योरी से, उस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो ये देखिए बेनिफिशियल होगा जो भी बच्चे आगामी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो बीएड पे जाएंगे बीकॉम करने के बाद, जो बच्चे बीएड करने जा रहे हैं या एमकॉम के कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे, बीकॉम के बैठेंगे, या सीयूएट जो कॉमर्स से रिलेटेड बच्चे होंगे, क्लियर, उन सब के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करा करिए, क्योंकि आप लोग देखिए वीडियो शेयर नहीं करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, आप लोग वीडियो वॉच तक नहीं करते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता व्हाई शुड आई डू सो मच एफर्ट्स फॉर यू गाइस। तो आप लोग भी थोड़ा एफर्ट दिखाइए, क्योंकि इतना सारा कुछ आप ही लोग के लिए और किसी के लिए नहीं है। सो आप लोग भी एफर्ट दिखाइए थोड़ा, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। ओके, चलिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने देखिए हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, सो हियर वी आर एज अ यूज़र नेम स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। एंड टेलीग्राम पे देखिए अगर कोई पर्सनल क्वेरी बच्चा करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। हमारा यूज़र आईडी है विकास_श्री। और टेलीग्राम पे अगर पीडीएफ चाहिए तो देखिए पीडीएफ अभी मैंने प्रोवाइड आप लोगों को करा दी है, एमसीक्यू की पीडीएफ, पूरी की पूरी एमसीक्यू की पीडीएफ आपको यहाँ स्वास्तिक 0421 चैनल पे मैंने प्रोवाइड करा दी है। वहाँ से आप लोग पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ। ओके, बुक कीपिंग जो होता है वो देखिए उसका मेनली जो काम होता है वो क्या लेना देना होता है, डिजाइन फॉर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डिंग डेटा। तो आप लोगों को मैंने थ्योरी में बता रखा था कि ये रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग करने का काम अकाउंटिंग का होता है, बुक कीपिंग का नहीं। तो पहला ऑप्शन देखिए गलत हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया तो ऑब्वियसली डी वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ दीज आंसर बन ही नहीं सकता है। मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस। ओके, और नेक्स्ट देखिए कह रहा है इंटरप्रिटेटिंग डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरप्रिटेट करना डेटा का काम देखिए जो होता है वो आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, नॉट द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। ओके, तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर हमारा तब बनेगा वो बनेगा रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन का बेसिक फंक्शन, आधारभूत फंक्शन क्या होता है, क्या सबसे आधारभूत इसकी क्रियाएं होती है। सबसे पहला रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, दूसरा इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा, नेक्स्ट है आपका असिस्ट द मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग फंक्शंस इफेक्टिवली, एंड नेक्स्ट है आपका नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन होता है ना, वो डेटा को रिकॉर्ड करना होता है, दैट मीन्स रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। इंटरप्रिटेशन का काम देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये हिस्सा बनता है। एंड असिस्ट द मैनेजमेंट, तो ये भी देखिए इससे जो डेटा निकल कर आएगा उससे मैनेजमेंट को असिस्ट किया जाता है, दैट मीन्स इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरनल यूजर कौन नहीं होता है, नॉट पूछा है। ओके, लैंडर्स, मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आते हैं पहले, तब आप लोग इजीली आंसर दे पाएंगे। ओके, तो देखिए इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आपके लोग आएंगे। सबसे पहले तो देखिए इंटरनल यूजर्स में आएगा आपका ओनर, ओनर यानी कि प्रोप्राइटर। नेक्स्ट देखिए आपका आता है मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखिए आपका आता है एम्प्लॉयज़। ये सारे के सारे देखिए इंटरनल यूजर्स होते हैं। ओके, तो अब देखिए हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आप लोग थोड़ा सोच के बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए अभी मैंने बताया मैनेजमेंट जो होगा वो इंटरनल यूजर में ही आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर ही होंगे, एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर ही होंगे। लैंडर्स जो आपको पैसा देते हैं वो देखिए इंटरनल यूजर्स ना होके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन इन चारों एस्पेक्ट्स में से कौन सी चीज़ें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। फर्स्ट देखिए दिया हुआ है पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमाइसेस, तो ये देखिए की जाएगी, ऑब्वियसली रेंट पे किया गया है ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए तो इसकी एंट्री डेफिनेटली पास होगी। पेड कमीशन फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी भी देखिए एंट्री पास होगी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 15,000 फॉर रीसेल्स, तो देखिए परचेज किया जा रहा है तो परचेज की भी एंट्री पास होगी। नेक्स्ट देखिए रेजिग्नेशंस ऑफ मैनेजर मिस्टर मोहन, तो देखिए रेजिग्नेशन की कोई एंट्री पास नहीं होती है हमारे बुक्स में, जो मॉनेटरी टर्म्स में होता है उसी की एंट्री पास होती है, रेजिग्नेशंस कोई मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता, इसीलिए इसकी एंट्री कोई भी पास नहीं होगी। तो इसका आंसर देखिए बनेगा रेजिग्नेशंस ऑफ मैनेजर मिस्टर मोहन। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम, लेजर में देखिए जो पोस्टिंग की जाती है वो किससे की जाती है। ओके, सबसे पहले आपको यह पता होगा कि सबसे पहले जो हमारा होता है वो बुक कीपिंग का पार्ट होता है। बुक कीपिंग के बाद से देखिए हम लोग जनरल बनाते हैं, जनरल के बाद से लेजर बनता है, लेजर के बाद से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद से हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में देखिए ट्रेडिंग अकाउंट आता है, ट्रेडिंग के बाद से फिर हम लोग पीएल बनाते हैं और पीएल के बाद से बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद जनरल, और जनरल देखिए दो पार्ट में होता है, यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ लेकिन एक क्वेश्चन से देखिए आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोग वीडियो स्किप मत किया करिए, क्योंकि वीडियो स्किप करने का मतलब आप लोग उस इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे और एग्जाम में फिर वही चीज़ें आप लोग के लिए दिक्कत करेंगी। तो इसीलिए वीडियो स्किप मत किया करिए और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा करिए। ओके, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। जो देखिए हमारा जनरल होता है, जनरल देखिए एक तो नॉर्मल हम लोग डेबिट क्रेडिट के थ्रू कर देते हैं वो हो जाता है, और एक देखिए हम लोग सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं वो भी जनरल का ही पार्ट होता है। ओके, तो ये दोनों के दोनों इसमें आते हैं जनरल में। तो देखिए जो लेजर में पोस्टिंग होती है वो आपकी जनरल के थ्रू ही होती है। क्लियर? तो इसका देखिए जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जर्नल, वाउचर, सब्सिडरी बुक्स या बोथ ए एंड सी। तो ऑब्वियसली अभी जैसे मैंने आपको बताया जनरल और सब्सिडरी बुक्स दोनों की जो पोस्टिंग होती है वो लेजर में होती है, तो इसका आंसर बनेगा डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है पिटी कैश बुक हैज अ बैलेंस ऑफ 500, दिस रिप्रेजेंट, यानी कि देखिए पिटी कैश बुक में आपका 500 रुपए का बैलेंस है, तो उसको हम लोग कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रॉफिट में शो करेंगे, एक एसेट्स बन जाएगा मेरा, वो एक लायबिलिटी बन जाएगी, या एक लॉस। तो याद रखिएगा हमेशा अच्छे से कि जो पिटी कैश बुक का बैलेंस होता है वह हमेशा आपका एक एसेट्स होता है। ओके, पिटी कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो आपका एक एसेट्स होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपसे बोल रहा है क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ, परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ लेजर, जनरल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो अभी देखिए मैंने आपको बताया यहाँ सब्सिडरी बुक्स। ओके, वेट अ सेकेंड। हाँ जी, तो देखिए सब्सिडरी बुक्स, तो सब्सिडरी बुक्स देखिए जनरल का पार्ट होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया सब्सिडरी बुक्स जो होती है हमारी वो जनरल की पार्ट्स होती है। और सब्सिडरी बुक्स में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कैश बुक, कैश बुक के बाद से सेल्स बुक, सेल्स बुक के बाद से परचेज बुक, परचेज बुक के बाद से हमारा परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न के बाद से सेल्स रिटर्न बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स के बाद से हमारी पिटी कैश बुक, ये सब देखिए आपका सब्सिडरी का ही पार्ट होता है। ओके, तो ये सब्सिडरी और देखिए किसका पार्ट होता है, जनरल का पार्ट होता है। तो इसीलिए इसका आंसर देखिए आपका क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का, परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ जनरल, और जनरल में किसका पार्ट होता है, सब्सिडरी बुक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे क्या कह रहा है, सेल्स बुक रिकॉर्ड द, सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होता है भैया, कैश सेल ऑफ गुड, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड, all sales of good detail in and all sales of either goods or assets। तो देखिए सेल्स बुक्स जो किसकी चीज़ की रिकॉर्ड करता है उसका आंसर हमको करना है। तो देखिए जो सेल्स बुक होता है ना वो हमेशा याद रखिएगा क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करता है। ओके, तो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड डेल्ट इन। ओके, इसकी एमसीक्यू देखिए मैंने जो है वो पूरा का पूरा एमसीक्यू का पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे भेज दिया है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है
कि वेजेस पेड ऑन द इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी 500 रुपीज had been debited to wages account, it is an error of, ओके तो देखिए हमने वेजेस पे किया मशीन को लगवाने के लिए, मशीन के इंस्टॉलेशन में, बट गलती से इसको हम लोगों ने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ये किस टाइप का एरर है? तो पहले देखिए जो इसकी करेक्ट एंट्री पास होगी, तो कल मैंने आप लोगों को देखिए बताया था, जो करेक्ट एंट्री इसकी पास होगी हमारी, वो देखिए क्या होगी, मशीन को इंस्टॉलेशन में आ रहा है, यानी कि मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ओके। लेकिन गलती से हमने इसको देखिए मशीन की जगह वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्लियर? तो ये किस टाइप का एरर है आपको ये बताना है, यानी कि एक खाते को, एक अकाउंट को हम लोग जिसमें मशीनरी, मतलब एक खाते में जिसमें डेबिट करना था, गलती से दूसरे खाते में डेबिट कर दिया। तो ये किस टाइप का एरर होता है? तो ये आपका याद रखिएगा प्रिंसिपल एरर होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अ सेल ऑफ 2500 was entered in the books of 250, it is an error of, यानी कि देखिए हमने 2500 रुपए का तो सेलिंग किया, बट मैंने गलती से उस बुक में क्या बोलते हैं 2500 की जगह 250 रुपए की एंट्री कर दी। तो ये किस टाइप का एरर है? तो मैंने देखिए कल आपको बताया था कि एरर ऑफ कमीशन, जो गलती से हम लोग रॉन्ग अमाउंट जब लिख देते हैं, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग बैलेंस, रॉन्ग टोटल, तो वो आपका जो एरर होता है वो आपका एरर ऑफ कमीशन होता है, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अ ट्रायल बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ, जो ट्रायल बैलेंस होता है वो किसका पार्ट होता है? एक क्या ये एक अकाउंट होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अ समरी ऑफ अकाउंट, या ऑल ऑफ दिस? तो देखिए ट्रायल बैलेंस में देखिए पहले होता क्या, ये बता दे रहा हूं आपको। जो हम लोग लेजर बनाते हैं, याद रखिएगा, जो हम लोग लेजर मेंटेन करते हैं, तो लेजर का देखिए जो बैलेंस आएगा, उसी बैलेंस की जो पोस्टिंग होती है ना, वो हमारी ट्रायल बैलेंस में होती है, ओके। और ये देखिए एक समरी के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है? समरी के फॉर्म में। तो देखिए इसका आंसर जो बनेगा 11 का, वो बनेगा आपका अ समरी ऑफ अकाउंट, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेल अकाउंट विल हैव ए, सेल अकाउंट जो होता है वो आपका क्या शो करता है? एक डेबिट बैलेंस, एक क्रेडिट बैलेंस, ईदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, या नो बैलेंस। तो इसका आप लोग देखिए बचपन से ये क्वेश्चन करते आए हैं, बट अभी भी आप लोग को आई नो आंसर फंसेंगे। तो इसका आंसर देखिए जो सेल्स अकाउंट होता है वो हमेशा याद रखिएगा एक क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और परचेज हमेशा डेबिट बैलेंस। आगे बढ़ते हैं। इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जो इनकम हमारी मेजर्ड की जाती है, मापन किया जाता है, वो किस आधार पे किया जाता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पे, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के आधार पे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के आधार पे, या नॉन ऑफ दिस? तो इनकम का देखिए जो मेजरमेंट होता है वो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पे होता है। थ्योरी में ऑलरेडी करा चुका हूं, आप लोग पहले वो थ्योरी जाकर देखिए, उस थ्योरी का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तब आप लोग को ये एमसीक्यू और भी अच्छे से समझ में आएगा, ओके। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 14वां जी। तो देखिए 14वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स? कौन सा इसमें इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है? तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? दोज एसेट्स दैट वी कैन नॉट टच, सी, फील, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए गुडविल है, ओके। तो देखिए इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा एसेट्स हम लोग का टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा एसेट्स है जिसको ना हम लोग देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं, ओके। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या बनेगा कि ऐसा कौन सा एसेट्स है जो इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है? इन्वेस्टमेंट, गुडविल, कॉपीराइट, या पेटेंट राइट? तो ये तीनों के तीनों देखिए आपके BCD, ये तीनों इंटेंजिबल एसेट्स है। बस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल अभी फिलहाल इस पे कराना पॉसिबल नहीं है, तो एक दिन में क्या करूंगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू आपका ऑलरेडी पड़ा होगा आपके पास, पीडीएफ में बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक दिन में बैठूंगा और सिर्फ क्या बोलते हैं आप लोग को एमसीक्यू करा दूंगा। तो अभी फिलहाल सारे थ्योरी वाले पार्ट्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये तो छोटा सा एमसीक्यू है, तो देखिए आप लोग को करा दे रहा हूं मैं। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल, ये याद रखिएगा। सबसे पहली बात ये तो सेल्स पे दे रखा है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 1,80,000 दे रखा है, तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको देखिए, छोटा सा सवाल है, ये बता दे रहा हूं मैं आपको। तो जी देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा, वेट अ सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा जी देखिए, तो हमको ऑलरेडी COGS दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है,
1,80,000, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट का हमारा जो रेट है, रेट वो देखिए दे रखा है 25% ऑन सेल, याद रखिएगा सेल पे दे रहा है, ओके। और हमको बताना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा रुपए में क्या होगा वो हमको बताना है इस क्वेश्चन में, क्लियर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा एक्चुअली जो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा बनता है सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ओके। आगे देखिए मैं बढ़ता हूं, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स को देखिए हम लोग और क्या लिख सकते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ओके। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए COGS हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 1,80,000, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट हमको देखिए पता ही नहीं है, क्लियर, तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। फिर हमारा देखिए जो GPR दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, वो दे रखा है 25% सेल्स का, ओके। तो 25% ये हो गया हमारा, वेट अ सेकेंड, जी। तो 25% देखिए ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, एक्चुअली मोबाइल स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसीलिए इस तरह लिखा जा रहा है। तो ये देखिए इसको काटेंगे तो हम लोग 1 टाइम में ये गया, 4 टाइम में गया, 4 देखिए डिवाइड में, तो इधर आके ऑब्वियसली क्या बनाएगा, मल्टीप्लाई में, ओके। और ये हो गया 1,80,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट देखिए प्लस में, इधर आके क्या बनाएगा, माइनस में, तो 4 ग्रॉस प्रॉफिट में से 1 ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा तो मेरा आएगा 3 ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, बराबर 1,80,000। सो 3 ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,80,000। तो अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड बनाएगा, ओके। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि देखिए जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 60,000, ओके। इसको क्वेश्चन को 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा तो इजिली समझ जाएंगे, ओके। तो इसका आंसर देखिए जो हमारा बनेगा, वेट अ सेकेंड, जी। तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑप्शन ए 60,000, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसका दूसरा पार्ट और ये इसका तीसरा पार्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, ओके। कंसीडर करते हैं। सबसे पहले लिखा है प्रीपेड सैलरी, फिर अक्रूड इंटरेस्ट, फिर लोन शॉर्ट टर्म के लिए, एंड BOD, ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करंट लायबिलिटी वुड इंक्लूड, तो इन चारों में करंट लायबिलिटी आपकी क्या क्या बनेगी वो आपको बताना है। क्या प्रीपेड सैलरी आपकी करंट लायबिलिटी होती है, क्या अक्रूड इंटरेस्ट आपका करंट लायबिलिटी होता है, और वो भी रिसीवेबल है, ये भी याद रखिएगा, ये रिसीवेबल है। नेक्स्ट आपका लोन और BOD। तो एक चीज आप लोग को देखिए मैं यहां बता दे रहा हूं, जितने भी प्रीपेड होते हैं आपके, याद रखिएगा, जितने भी आपके प्रीपेड होते हैं वो सब के सब देखिए एसेट साइड में आते हैं, क्लियर। और जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं वो सब के सब लायबिलिटी साइड में आते हैं, क्लियर। तो इसी से देखिए हम लोग का ये आंसर होगा कि जो देखिए आपका प्रीपेड सैलरी दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहली बात तो प्रीपेड सैलरी का अर्थात ये हुआ कि ये आपका किसका हिस्सा बनेगा, एसेट्स का। तो एसेट्स का हिस्सा बनेगा तो ऑब्वियसली लायबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता। तो ये पहला ऑप्शन तो चला गया। तो पहला देखिए किसमें किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए अक्रूड इंटरेस्ट, वो भी रिसीवेबल है, यानी कि आपको मिलने वाला है। तो ये आपकी लायबिलिटी कैसे हुई, आपको मिलने वाला, अगर आपको किसी को देना होता तब वो आपकी लायबिलिटी होती, ओके। तो देखिए दूसरा ऑप्शन भी गलत। फिर नेक्स्ट देखिए लोन, तो लोन तो भाई सब जानते हैं हमारी लायबिलिटी है जो हमको पेमेंट करनी होती है। और BOD बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी लायबिलिटी होती है। तो इसका आंसर देखिए क्या बनेगा, 3 और 4, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते नहीं। अगर ऐसे ही रहा तो मैं वीडियोस बनाने बंद कर दूंगा। फिर जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं मैं उन्हीं को अच्छे से टाइम दिया करूँगा। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। वीडियोज़ पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एज ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, एक ट्रायल बैलेंस है जिसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है, न्यू प्रोविजन रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000 रुपीज़, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4,000, बैड डेब्ट 6,000। तो ये एक्चुअली देखिए न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी अलग से मैं एक दिन क्लास ले लूँगा। एमसीक्यू सारे के सारे आपके पास पड़े हुए हैं, तो उसकी एक दिन में अलग से क्लास लेके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। तो अभी फिलहाल थ्योरी पे हम लोग ध्यान देते हैं। ये भी देखिए न्यूमेरिकल है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज डेल्ट विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ओके, तो ऐसे इसका आंसर देखिए बनेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इसका एमसीक्यू जो है, एक सेकेंड, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इन दोनों का जो पीडीएफ है मैं वो आज आपको एक सेकेंड, इन दोनों की देखिए जो पीडीएफ है मैं वो आज आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो वहाँ से आज सारे बच्चे टेलीग्राम के थ्रू ले सकते हैं। तो इसीलिए अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो बार बार कहता हूँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है देखिए, एक बिल ड्रॉन किया गया 20 जनवरी 2010 को, एक बिल बनाया गया 20 जनवरी 2010 को 2 महीने के लिए, यानी कि इसकी मेच्योरिटी डेट जो होगी वो 2 महीने बाद की होगी। आफ्टर साइट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 29 जनवरी 2010। ओके, साइट के बाद इस बिल का देखिए एक्सेप्टेंस जो हुआ वो 29 जनवरी 2010 को हुआ। द मेच्योरिटी डेट विल बी, तो मेच्योरिटी डेट आपका किस दिन होगा ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, यहां बता दे रहा हूं मैं आपको, वेट अ सेकेंड। देखिए जिस दिन बिल आपका एक्सेप्ट होता है उसी दिन से हम लोग काउंट करेंगे। तो बिल आपका देखिए कब एक्सेप्ट हो रहा है भाई, 29 जनवरी 2010 को, 29 जनवरी 2010 को। तो सबसे पहले तो देखिए 29 जनवरी में 3 दिन हम लोग ऐड करेंगे अपने ग्रेस डे को, जैसे मैंने आपको पहले थ्योरी में बताया था, तो इसीलिए पहले थ्योरी भी जाकर आप लोग जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग थ्योरी देख सकते हैं। तो 29 में जनवरी में देखिए 3 दिन जोड़ेंगे तो हम लोग का कौन सा डेट आएगा आपका, सबसे पहले 30, 31, 1, यानी कि 1 फरवरी आएगा। ओके, अब 1 फरवरी के बाद से इसमें 2 मंथ्स ऐड किए जाएंगे, 2 मंथ्स ऐड किए जाएंगे। तो 2 मंथ्स जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो ये 1 फरवरी से डेट देखिए आपकी क्या बन जाएगी, 1 अप्रैल। तो इसका देखिए जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा 1 अप्रैल 2010। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी के लिए देखिए बार बार करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पहले आप लोग थ्योरी देख लीजिए, तब अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हूँ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि एक जनरल मैनेजर, ये भी देखिए न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल मैं आपको बाद में कराऊंगा, ये भी न्यूमेरिकल है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एरर्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, अनडिटेक्टेड मिस्टेक्स, इंटेंशनल मिस्टेक्स, फ्रॉड या अनइंटेंशनल मिस्टेक्स। तो देखिए जो एरर्स होते हैं ना वो गलती से हो जाते हैं, कोई जानबूझकर नहीं करता है। जो गलती जानबूझ के की जाती है उसको फ्रॉड से या इंटेंशनल मिस्टेक कहा जाता है, लेकिन एरर्स जो होता है ना वो देखिए गलती से हो जाता है, कोई जानबूझकर नहीं करता है, इसीलिए देखिए इसको अनइंटेंशनल मिस्टेक कहा जाता है। इसमें किसी का कोई इंटेंशन नहीं होता है। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 25 आपसे कि इन विच एरिया डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अडॉप्टेड। ओके, किस एरिया में अलग अलग प्रकार की जो लेखांकन की नीतियां होती हैं उसको अडॉप्ट की जाती हैं। ओके, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में, डेप्रिसिएशन में, ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन सब में अलग अलग नीतियां फॉलो की जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है
कि हैवी अमाउंट स्पेंट फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यू कंपनीज प्रोडक्ट, यानी कि कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करी और उस पर बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है सिर्फ उस कंपनी प्रोडक्ट का प्रचार करने में, एडवर्टीजमेंट करने में। ओके, तो ये क्या है, याद रखिएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ईदर ए और सी। तो याद रखिएगा, जब कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और उस पर एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सीरीज देखिए, फिर से एक बार आप लोगों को रिमाइंड दिला दे रहा हूँ कि ये सीरीज बीएड के बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगी, जो एमकॉम करने जा रहे हैं बीकॉम के बाद उनके लिए भी फायदेमंद होगी, बीकॉम के बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगी, जो 12th पास करके बीकॉम करने जा रहे हैं, या जो सीयूएट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए भी ये फायदेमंद होगी। तो सारे के सारे कॉमर्स के बच्चों के लिए एकदम रामबाण है भैया। तो जितना अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो, जितना फैला सकते हो फैला दो, क्योंकि ये वीडियो से बहुत बच्चों की हेल्पफुल होने वाली है ये। नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है तुम्हारा, इनकम टैक्स इन केस ऑफ सोल ट्रेडर इज ट्रीटेड एज। इनकम टैक्स जो होता है वो सोल ट्रेडर में, एकल व्यापार में, वो किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ओके, पर्सनल एक्सपेंस के रूप में, डेटर एक्सपेंस के रूप में, बिजनेस एक्सपेंस के रूप में, या नन ऑफ दीज। तो इनकम टैक्स तो होता है ना सोल ट्रेडर में एक ही मालिक है, तो इसी को प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स भरेगा तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंस कहलाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर सोल ट्रेडर में इनकम टैक्स जो ट्रीट किया जाता है वो पर्सनल एक्सपेंस के थ्रू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच एरर कैन नॉट बी रीवैल्यूड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। किस एरर्स को हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते समय रीवैल्यूड नहीं कर सकते हैं। ओके, रीवैल्यूड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट्स, कंपनसेंट्री एरर्स, एरर्स ऑफ कमीशन, या रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। तो याद रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस बनाते समय वह एरर जिसको हम लोग रीवैल्यूड नहीं कर सकते वो होता है आपका कंपनसेंट्री एरर्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए अभी आप लोगों को मैं कराया हूँ, तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। देखता हूँ कौन कौन से बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो कमेंट करके आंसर इसका ज़रूर करिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए न्यूमेरिकल्स है, तो इसको मैं बाद में कराऊंगा। ये एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन में तो सब थ्योरी दिख रही है। बोल रहा है आपसे कि अरुण ने गुड्स परचेस किया 10 लाख रुपए का एंड सोल्ड 70% ऑफ सच गुड्स। इसका 70% बेच दिया 31 दिसंबर 2019 तक। द मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वॉज 2 लाख रुपए, यानी कि देखिए 10 लाख का गुड्स था, 70% के हिसाब से 70% बेच दिया, यानी कि कितने गुड्स बेचे आपके 7 लाख गुड्स बेच दिए, 7 लाख रुपए के। क्लियर। लास्ट में देखिए बोल रहा है कि भाई तो उसके पास बचे कितने, 3 लाख रुपए के गुड्स बचने, 3 लाख रुपए के गुड्स उसके पास बचे। एक सेकेंड, हाँ तो देखिए जी 3 लाख रुपए के गुड्स उसके पास बचे भाई साहब के पास। लेकिन फिर क्या बोल रहा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वाज 2 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख गुड्स की देखिए वैल्यू अब आपकी 2 लाख रुपए हो गई है। तो ही वैल्यूड द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, और उसने अपना जो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया वो लागत मूल्य पर यानी कि कॉस्ट पर कैलकुलेट किया। तो ही वॉलेटाइटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो किसने, उस बंदे ने, अरुण ने किस कॉन्सेप्ट का, किस अवधारणा का वॉयलेशन किया है। ठीक, पीरियोडिसिटी का, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का, कन्वर्टिज्म का, या कॉस्ट का। तो कंजर्वेटिज्म का इसने देखिए अवधारणा का उल्लंघन किया, क्योंकि वो देखिए आपको क्या कहता है कि लॉस को सबसे पहले दिखाइए, तो उसीलिए इसने इस नियम को किया है। क्योंकि आपको पता होगा जो स्टॉक होता है वो स्टॉक हम लोग मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू, क्लियर, दोनों में जो आपका क्या बोलते हैं ज़्यादा होता है उस पे दिखाते हैं। तो दिखाना तो 3 लाख पे चाहिए था, बट दिखाया इसने 2 लाख पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि बिल्डिंग को परचेस किया गया 4 लाख में 1 मार्च 2009 को, 31 मार्च 2010 को नेट रियलाइजेबल वैल्यू वॉज 5 लाख, यानी कि इसको बेचने तक की वैल्यू इसकी 1 साल में 5 लाख रुपए हो गई थी। 4 लाख का खरीदा गया, 5 लाख इसकी वैल्यू हो गई। The value of building to be shown in the books so as on 31 March 2010 will be, तो जो वैल्यू शो की जाएगी वह कौन सी वैल्यू शो की जाएगी, कॉस्ट प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, और कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज मोर। तो याद रखिएगा फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है तो फिक्स्ड एसेट्स की हमेशा मार्केट वैल्यू ली जाती है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एक सेकेंड,
फिक्स्ड एसेट्स है ना, नहीं नहीं नहीं, माफ़ करिएगा, इसका आंसर देखिए जो आपका बनेगा वो बनेगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि 4 लाख रुपए पे ही इसको शो किया जाएगा नेक्स्ट ईयर भी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो न्यूमेरिकल है तो इसको स्किप करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल परेशान न रहिए, सब एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आपसे क्या कह रहा है, गुड्स जिसकी लागत वर्थ 7,000 रुपए, जिसकी प्राइस 7,000 रुपए है, गिवन एज अ चैरिटी, चैरिटी के रूप में दे दिया गया, तो शुड बी क्रेडिटेड टू, तो किस में क्रेडिट ये किया जाएगा। तो गुड्स को देखिए आप चैरिटी के रूप में दे रहे हैं ना, यानी कि आपके पास से जा क्या रहा है गुड्स, तो गुड्स में यानी कि परचेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल है सो स्किप करते हैं इसको, ये पढ़ लेते हैं। ये देखिए एक्चुअली होमवर्क है, मैंने अभी तुरंत आपको कराया, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो 37 कह रहा है देखिए द ट्रायल बैलेंस चेक्स, जो ट्रायल बैलेंस होता है वह क्या चेक करता है, ओके, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये देखिए अंक गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच ट्रायल बैलेंस करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है, ये देख लीजिए। अब ये सवाल देखिए बहुत अच्छा आया है, इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योर्ड ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त आपको पता होगा हमारे देश में नेशनल हॉलीडे होता है। ओके, तो कोई बिल जो है आपका वो 15 अगस्त को मैच्योर हो रहा है, बट इट इज अ पब्लिक हॉलीडे, सब जानते हैं उस दिन इंडिपेंडेंस डे होता है, दैट्स अ पब्लिक हॉलीडे होती है। तो बिल किस दिन मैच्योर माना जाएगा, 15 अगस्त को ही, तो 15 अगस्त को तो ऑब्वियसली उसकी पेमेंट होगी नहीं क्योंकि हॉलीडे छुट्टी है, तो ये आंसर तो गलत हो गया। 16 अगस्त जी अभी बता दे रहा हूं आपको, 14 अगस्त से 18 अगस्त, तो 18 अगस्त तो बहुत दूर है, इसका भी आंसर ये बनेगा नहीं। तो याद रखिएगा जब भी कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ जाएगा, जब भी कोई पब्लिक हॉलीडे आपका पड़ेगा और उसी दिन आपका बिल मैच्योर हो रहा है, तो उसके एक दिन जस्ट पहले ही हम लोग अपने बिल का मैच्योरिटी डेट मानेंगे, यानी कि हमारा बिल देखिए तब किस दिन मैच्योर माना जाएगा, 14 अगस्त को। सो आंसर विल बी 14 अगस्त। तो याद रखिएगा अगर कोई भी बिल अगर ऐसे दिन मैच्योर हो रहा है जिस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे है, तो जस्ट उसके एक दिन पहले वाला डेट ही आपका मैच्योरिटी डेट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाप रे बाप बहुत बड़ा क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल एक्चुअली, तो बाद में कराऊंगा। आगे पढ़ते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स आर डिटेक्टेड फ्रॉम, रिटर्न इनवर्ड्स जो होता है वो किस में से डिडक्ट किया जाता है। तो देखिए दो शब्द होते हैं हमारे, फिलहाल तो रिटर्न आउटवर्ड और दूसरा हमारा रिटर्न इनवर्ड्स। तो रिटर्न आउटवर्ड जो होता है ये याद रखिएगा परचेज रिटर्न को कहते हैं, और रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो सेल्स रिटर्न को कहा जाता है। क्लियर, रिटर्न आउटवर्ड याद रखिएगा परचेज रिटर्न को कहते हैं और रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को कहते हैं। तो यहाँ फिलहाल रिटर्न इनवर्ड्स है, तो रिटर्न इनवर्ड्स आप किस में से घटाएंगे, ऑब्वियसली अपने सेल्स में से घटाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखिए न्यूमेरिकल है, तो फिलहाल इसको स्किप करते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस पेड फ्रॉम अकाउंट ऑन कैश विल। अब देखिए प्रोप्राइटर यानी कि कंपनी का जो ओनर है उसके घर का किराया पे किया गया कैश अकाउंट से, तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन समझ गए आप लोग। तो चलिए, डिक्रीज इन प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट आपका डिक्रीज करेगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट या प्रॉफिट इससे इंक्रीज करेगा, रिड्यूस द कैपिटल ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस का ये कैपिटल रिड्यूस करेगा, या रिड्यूस द कैश एज वेल एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो ऑब्वियसली देखिए कैश निकाला जा रहा है रेंट भरने के लिए, तो आपका कैश भी कम होगा, और ये आपका देखिए ड्राइंग है, तो ड्राइंग आपको पता होगा कि कैपिटल में से माइनस किया जाता है, यानी कि कैपिटल भी रिड्यूस करेगा, तो इसका आंसर डी बनेगा, आपका कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूं आपको। देखिए बोला है आपसे कि ओपनिंग स्टॉक अंडरस्टैंड बाय 20,000, ओपनिंग स्टॉक आपका 20,000 है, एंड क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड 25,000, और जो ओपनिंग स्टॉक है आपका वो ओवर स्टेटेड यानी कि बढ़ा कर दिखाया गया है, बढ़ा हुआ है, बढ़कर आपका 25,000 पे है, तो नेट प्रॉफिट आपका कितना होगा। तो देखिए जब भी ओवर स्टेट होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक में उसी को हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारा जो 20,000 और 45,000 है, तो ओवर स्टेटेड बाई 45,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अभी तुरंत कराया, बिल एट साइट हैज ग्रेस पीरियड ऑफ, ग्रेस पीरियड कितना होता है, तो बिल एट साइट का है, तो बिल एट साइट का कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता है, थ्योरी में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो इसका आंसर बनेगा डी, नन ऑफ द अबव। और नॉर्मल ग्रेस डे होता है वो 3 दिन का होता है। आगे बढ़ते हैं,
व्हेन अ बिल एंडोर्स्ड क्रेडिट इज गिवन टू, जब हम लोग अपने बिल को किसी तीसरे पार्टी को एंडोर्स कर देते हैं तो जो क्रेडिट होता है वो किसको दिया जाता है? ओके, बिल रिसीवेबल अकाउंट, और फिर आपका क्या बोलते हैं, एंडोर्सी अकाउंट, एक्सेप्टर्स अकाउंट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका देखिए, जब बिल हम किसी और को एंडोर्स कर देते हैं, जो क्रेडिट गिवन होगा वो हमारा बिल रिसीवेबल अकाउंट में होगा। न्यूमेरिकल स्केप, न्यूमेरिकल स्केप, न्यूमेरिकल नहीं, ये जनरल एंट्री है, देख लेते हैं हम लोग। बिजनेस पेड मिस्टर ए 50,000 एज सैलरी ऑन 25 मार्च। ओके, बिजनेस में देखिए पे किया गया मिस्टर ए को सैलरी 25 मार्च को। मिस्टर ए वेंट टू बैंक एंड डिपॉजिट चेक इन हिज अकाउंट ऑन 3 अप्रैल। फिर यानी कि देखिए, चेक में 50,000 रुपए की उनको सैलरी का पेमेंट किया गया 25 मार्च को। फिर वो 3 अप्रैल को उस चेक को लेकर जा रहे हैं बैंक में, डिपॉजिट कर रहे हैं। फिर व्हाट इज द एंट्री टू बी पास्ड इन बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट। ओके, तो फाइनल अकाउंट के समय कौन सी एंट्री पास होगी? क्लियर, तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि ये काम देखिए 3 अप्रैल को जा रहा है, तो नो एंट्री विल बी पास्ड। तो ये देखिए हमारे टोटल आज हम लोगों ने एमसीक्यू के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। न्यूमेरिकल में आप लोगों को करा दूंगा, जैसे कि बार बार कह रहा हूँ। इसका पीडीएफ जो सारा का सारा एमसीक्यू है वो मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो वहाँ से बच्चे ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बता रखा था पीडीएफ के लिए कौन सा चैनल आपको ज्वाइन करना। और किसी भी बच्चे को अगर क्वेरी हो रही है तो उसका भी लिंक टेलीग्राम का मैंने अपना पर्सनल लिंक दे रखा है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करिए, और इसका पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में भी वीडियो खूब सारा शेयर करिए। और वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, धन्यवाद, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।